Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा था तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर के अंदर हमने एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल का यूज क्या होता है, स्प्रेडशीट को हम किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास के अंदर देख चुके हैं। अब इसके बाद आज हम उसी चैप्टर के न्यू टॉपिक रीड आउट करने वाले हैं। लेकिन उस चैप्टर को हम रीड आउट कर रहे हैं, उस चैप्टर से पहले मैंने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक आपको समझाया था, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब हम एमएस एक्सेल के अंदर वर्क करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आज एमएस ऑफिस जो होता है, एमएस ऑफिस के कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उन्हीं प्रोग्राम्स में सबसे बेसिकली जो प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक यूज इसलिए होता है कि उसके थ्रू हम कोई डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, कोई वर्ड फाइल बना सकते हैं, कोई लेटर, कोई पैराग्राफ या कोई रिपोर्ट वगैरह में लिखनी हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्किंग करते हैं तो एमएस एक्सेल एक्चुअल में मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्किंग को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और मैथमेटिकल वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। देन प्रीवियस क्लास के अंदर इसका इंटरफेस हमने देखा था कि एमएस एक्सेल एक वर्कबुक टूल होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स और शीट्स वगैरह होती है। देन हम कैलकुलेशन करके कोई फॉर्मूले वगैरह लगाकर कैलकुलेशन वगैरह इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आज हम एमएस एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर के बाद आज हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ए सेशन नंबर 4, सेटिंग ए पेज ब्रेक। तो सेटिंग ए पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्क करते हैं तो एमएस एक्सेल के अंदर डॉक्यूमेंट ओपन ना होकर पूरी पूरी बुक ओपन होती है। बुक के अंदर शीट्स होती है और शीट के अंदर ये सेक्शन जो होता है इसे रो कहते हैं और ये सेक्शन जो होता है इसे कॉलम कहते हैं और ये पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसे हम सेल मानते हैं। अब इस पेज पर यहाँ मैंने जैसे 99 लिखा तो ये 99 मेरे लिए वैल्यू है, लेकिन ये 99 जहां पड़ा हुआ है वो उसका रेफरेंस ले रहा है, वो ई कॉलम के 8 नंबर रो पर मैंने यहाँ 99 डाल रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 99 तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये 99 पड़ा हुआ जहां पर है वो उसका एड्रेस माना जाएगा। तो अभी हम इसमें जो वर्क कर रहे हैं दैट इज सेटिंग ए पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आज जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमेशा डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक वर्टिकल ऑर्डर में होता है। उस वर्टिकल ऑर्डर में जो पेजेस होते हैं वो पेजेस हमेशा टॉप टू बॉटम चलते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर वर्टिकल ऑर्डर में पेजेस शो नहीं होते, उसमें जो शीट चलती है वो शीट होती है और शीट हमेशा रो एंड कॉलम दोनों के फॉर्मेट में चलती है। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि आज हमारा पेज यहाँ भी खत्म हो सकता है, हमारा पेज यहाँ भी खत्म हो सकता है, हमारा पेज यहाँ भी खत्म हो सकता है। तो इस केस में आज आपके सामने ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये पूरा पूरा एक पेज है। लेकिन इस पेज पर जब आप लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में मूव करेंगे या इधर आप जाएंगे तो इधर जाने के केस में इधर जब आप मूव करेंगे तो इधर जाने पर आप इधर भी मूव करा सकते हैं या फिर आप नीचे जाना चाहें तो आप नीचे मूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसमें जो पेजेस आ रहे हैं वो पेजेस हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों मोड में डिफाइन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका प्रीव्यू ऑप्शन देखा और क्लिक किया तो क्लिक करने पर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पर एक लाइन आ गई। तो इस लाइन का मतलब ये है कि लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पेज काउंट हो रहा है, ये हमारा सेकंड पेज काउंट हो रहा है, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज काउंट हो रहा है। अगर हम इस तरफ और मूव करेंगे तो ये सेकंड पेज हो जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड पेज आ जाएगा, थर्ड के बाद फोर्थ पेज आ जाएगा। तो एमएस एक्सेल में जो पेजेस होते हैं वो पेजेस हमेशा इस तरह से वर्क करते हैं और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें किसी पेज को ब्रेक करना है, बीच में किसी पेज को रोकना है या किसी पेज को ब्रेक करना है, तो पेज को ब्रेक करने के लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। तो पेज ब्रेक ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर किसी पेज को आप कहीं से भी कट करना चाहते हैं, उसे सेपरेट करना चाहते हैं, तो सेपरेट करने के लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बट इस पेज ब्रेक ऑप्शन को हम यूज करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेज के ऊपर नंबर कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं, हमें उसे किसी तरह से हम शो कर सकते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए हम व्यू में गए और व्यू में जाने के बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने बेटा यहाँ पेज ब्रेक ऑप्शन प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक किया तो पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक व्यू दिखाई दे जाएगा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरे पेजेस कहाँ कहाँ से ब्रेक हो रहे हैं। तो ये पेज 1 आ रहा है, ये पेज 2 आ रहा है, ये पेज 3 आ रहा है, ये पेज 4 आ रहा है, ये 5 6 इस तरह से पेजेस आ रहे हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस पेज को यहाँ से ब्रेक नहीं करना, मेरा फर्स्ट पेज यहाँ तक आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट पेज यहाँ तक ही आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए आप पेज लेआउट पे जाओ। पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक
और दूसरा ऑप्शन आएगा रिमूव पेज ब्रेक। जैसे ही आपने इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किया, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, जैसे इस इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जहां आपने कर्सर रखा है वहां से आपका पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये होता है इंसर्ट पेज ब्रेक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पेज 1 हो चुका है, पेज 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। अगर हम पेज को यहाँ से ब्रेक नहीं करना चाहते, हम पेज को यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर रखो। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद आप पेज ब्रेक पे जाके इसे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करो। जैसे ही पेज ब्रेक करोगे तो यहाँ से पेज और डिवाइड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पेज बन जाएगा, ये सेकेंड पेज, ये फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज। इस तरह से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमें इस पेज को वापस से हटाना है या नॉर्मल करना है, जो पेज ब्रेक हमने लगाया उसे हटाना है, तो हटाने के लिए पेज ब्रेक में जाके यहाँ जाकर रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करो। तो जितने पेज ब्रेक आपने लगाए हैं वो सारे पेज आपके रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे और आप इस नॉर्मल पेज पर आ जाएंगे। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं पेज ब्रेक ऑप्शन। तो पेज ब्रेक ऑप्शन के थ्रू हम किसी भी पेज को बीच में ब्रेक कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए, किसी पेज को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन को यूज करते हैं। इसी पेज ब्रेक ऑप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यूज में आता है। उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जाओगे, पेज लेआउट के अंदर एक ऑप्शन आता है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि पेज सेटअप ग्रुप का मतलब होता है बेटा पेज सेटअप ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पेज की सेटिंग करना चाहते हैं, पेज का लेआउट सेट करना चाहते हैं, तो प्लस पेज का लेआउट सेट करने के अलावा उसका मार्जिन सेट करना है, उसका ओरिएंटेशन वगैरह सेट करना है, पेज की साइज वगैरह सेट करनी है, या फिर हमें पेज के बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, या किसी पेज में हमें हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है। तो जब हम किसी पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं, तो पेज का प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज की प्रॉपर्ली सेटिंग करते हैं। तो किसी भी पेज की प्रॉपर्ली सेटिंग करने के लिए हम पेज लेआउट ऑप्शन ग्रुप के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन ऑप्शन। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मार्जिन ऑप्शन का मतलब होता है कि किसी भी पेज के लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, राइट में, उसके हेडर में, फुटर में, उसके चारों तरफ सब जगह अगर हम कोई उसमें मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो किसी भी पेज के चारों तरफ मार्जिन सेट करने के लिए हम पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर मार्जिन ऑप्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने अभी इस पेज का प्रिंट आउट देखा, तो जब मैं इस पेज का प्रिंट आउट देख रहा हूं तो मुझे पता है कि पेज के टॉप में और बॉटम में इतना इतना स्पेस आ रहा है, लेफ्ट राइट में इतना स्पेस आ रहा है। मुझे इस पेज के लेआउट को सेट करना है, उसके टॉप बॉटम का स्पेस कम करना है, और चारों जो मार्जिन आ रहे हैं वो चारों मार्जिन मुझे प्रॉपरली मार्जिन चाहिए। तो प्रॉपर मार्जिन देने के लिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी मार्जिन सेट करना चाहते हैं, नॉर्मल मार्जिन चाहिए, वाइड रेंज चाहिए, नैरो चाहिए, वो आप चूज कर सकते हैं, या फिर कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए। जैसे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन ऑप्शन। जैसे आपने मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक किया, मार्जिन ऑप्शन के अंदर जितना इतना मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सभी के अंदर 0.25 का मार्जिन सेट करना है। तो मैंने यहाँ से 0.25, इसमें भी 0.25, इसमें भी 0.25, लेफ्ट में भी 0.25, राइट में 0.25, हेडर और फुटर दोनों में ही 0.25 का मार्जिन सेट कर दिया। मार्जिन सेट करके जैसे आप इसे ओके बनाओगे और ओके करके इस पेज का प्रिंट आउट देखोगे, तो प्रिंट आउट देखने पर जो कंटेंट हमारा यहाँ पे शो हो रहा था वो कंटेंट हमारा यहाँ पे ऊपर आ चुका है। इट मीन्स कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सब जगह का मार्जिन क्या हो चुका है, 0.25 सेट हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज का मार्जिन सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ओरिएंटेशन। तो बेटा पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि पेज ओरिएंटेशन मतलब होता है पेज को हम वर्टिकली देखना चाहते हैं या किसी पेज का प्रिंट आउट हम हॉरिजॉन्टली शो करना चाहते हैं। तो किसी भी पेज का प्रिंट आउट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करने के लिए हम पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज करते हैं। ओरिएंटेशन टू टाइप का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट जो मोड चलता है वो हमारा पोर्ट्रेट मोड चलता है। बाय डिफॉल्ट मोड हमारा पोर्ट्रेट मोड चल रहा है, तो हमने पोर्ट्रेट चूज किया। अभी इस पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं, तो पेज का प्रिंट आउट निकालते समय जब प्रिंट आउट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास पोर्ट्रेट मोड में आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं पेज का मार्जिन हमें लैंडस्केप चाहिए, तो लैंडस्केप देने के लिए आप यहाँ से लैंडस्केप चूज करो,
लैंडस्केप चूज करके जैसे आप ऐसे ओके प्रेस करोगे तो पेपर आपका लैंडस्केप में डिफाइन होगा। इट मीन्स विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम हो जाएगी। तो हम किसी पेज का ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। इसी पेज मार्जिन ओरिएंटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यूज में आता है, दैट इज अ साइज ऑप्शन। तो साइज ऑप्शन का मतलब ये है कि जब आप किसी पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं तो पेज का प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको पेपर की साइज सेट करना बहुत जरूरी है। इट मीन्स कि पेपर आप कौन सा यूज कर रहे हैं, आप A4 साइज पेपर यूज कर रहे हैं, FS पेपर यूज में ले रहे हैं, लैंडस्केप पेपर यूज में ले रहे हैं, किस टाइप का पेपर आप यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम साइज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे साइज ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में जाके आप यहाँ से पेपर का साइज ले लीजिए कि आप किस पेपर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज जो हम चूज करते हैं हमेशा हम A4 साइज लेते हैं। अगर हम A4 साइज नहीं लेना चाहते तो हम बाय डिफॉल्ट लेटर साइज भी ले सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा लेटर साइज आती है, बट हम जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो A4 साइज पर ही प्रिंट आउट निकालते हैं। तो इस तरह से हम A4 साइज चूज कर सकते हैं। A4 साइज चूज करने के बाद बेटा इसी पेज सेटअप ग्रुप के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन यूज में आता है, प्रिंट एरिया ऑप्शन। तो प्रिंट एरिया ऑप्शन का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी एक्सेल शीट के ऊपर प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालने पर उस शीट में जितना भी कंटेंट होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट निकल जाती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें किसी शीट में से पूरे पूरे कंटेंट को प्रिंट आउट नहीं निकालना है, उसमें से हम सेलेक्टेड कंटेंट को ही प्रिंट आउट देना चाहते हैं और बाकी कंटेंट हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए, वो शीट पर ही रहना चाहिए, लेकिन हमें प्रिंट आउट में नहीं आना चाहिए। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए जो फीचर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल नहीं था, वो फीचर हमें MS एक्सेल में अवेलेबल है कि हम MS एक्सेल शीट के ऊपर सेलेक्टेड कंटेंट को प्रिंट आउट में ले सकते हैं। इस चीज को अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने अभी इस शीट का प्रिंट आउट दिया, तो शीट का प्रिंट आउट लेने पर क्या हो रहा है कि मैं जैसे रन कर रहा हूँ तो शीट का प्रिंट आउट जो आ रहा है, उस प्रिंट आउट में हमारे पास इस शीट की पूरी पूरी वैल्यूज प्रिंट आ रही है। अब पूरी वैल्यू प्रिंट ना लेकर हम इसका सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। तो सेलेक्टेड कंटेंट प्रिंट आउट निकालने के लिए हम इस एरिया का प्रिंट आउट देना चाहते हैं। तो इस एरिया को सिलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ जाकर प्रिंट एरिया ऑप्शन पे जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करो। जैसे ही आप सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट एरिया पे क्लिक करने के बाद, तो सेट प्रिंट एरिया सेट करने के बाद, इस प्रिंट एरिया को चूज करने के बाद जब इस पेज का प्रिंट आउट देखेंगे, तो जैसे इस पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट व्यू देखेंगे, तो प्रिंट व्यू में जो कंटेंट आपने सिलेक्ट कर रखा है वही कंटेंट प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी कंटेंट प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो इस प्रिंट एरिया ऑप्शन का यूज ये हो गया कि अगर हम किसी शीट के ऊपर सारे के सारे कंटेंट को प्रिंट आउट नहीं देना चाहते, उसे सिलेक्टेड कंटेंट को ही प्रिंट देना चाहते हैं, तो सिलेक्टेड कंटेंट को प्रिंट देने के लिए हम प्रिंट एरिया ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रिंट एरिया को हटाना है तो हटाने के लिए यहाँ पर जाइए, यहाँ जाकर आप क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो। वापस आपको अगर ये एरिया सेलेक्ट करना है तो ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद प्रिंट एरिया पे जाके इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद जब प्रिंट आउट देखोगे तो वो दो कॉलम में आपके प्रिंट आउट निकलेंगे, बाकी कंटेंट आपके प्रिंट नहीं निकलेंगे। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं प्रिंट एरिया ऑप्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी शीट पर बहुत सारा कंटेंट होता है लेकिन हमें किसी पेज पर से सेलेक्टेड कंटेंट को ही प्रिंट आउट देना होता है, तो हम प्रिंट एरिया ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रिंट एरिया ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का मतलब ये है कि हम अपनी शीट को कलरफुल बनाना चाहते हैं या किसी पेज के बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं। तो कलर वगैरह देने के लिए हम बैकग्राउंड ऑप्शन को यूज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ जाके हमने पिक्चर चूज की, पिक्चर चूज करके इंसर्ट प्रेस किया। जैसे इंसर्ट प्रेस करोगे उस पेज के बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, इट मीन पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना कि ये जो पिक्चर आ रही है वो पिक्चर, इसका बैकग्राउंड एज ए वाटर मार्क बन चुका है कि जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट में आपकी कहीं पर भी पिक्चर शो नहीं होगी, वो पिक्चर सिर्फ आपको शीट पर डिस्प्ले के लिए ही यूज आएगी। तो किसी भी पेज का बैकग्राउंड सेट करने के लिए, किसी पेज का बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम उसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, कोई पिक्चर डाल सकते हैं, कोई वाटरमार्क वगैरह डाल सकते हैं। जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इस बैकग्राउंड को हटाना है तो हटाने के लिए आप डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शंस हम यूज कर रहे हैं दैट इज ए पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ऑप्शंस यूज में आ रहे हैं। बट इन्हीं ऑप्शंस के अलावा, ये जनरल ऑप्शंस के अलावा कई बार हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और यूज होने होते हैं। जैसे हमें कभी अपने पेज के अंदर हेडर फुटर इंसर्ट करना है, तो हम ये जानते हैं कि हेडर फुटर का मतलब होता है कि किसी भी पेज के टॉप में या किसी पेज के बॉटम में
अगर हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, पेज नंबर देते हैं, डेट देते हैं, टाइम देते हैं या कुछ स्लोगन वगैरह देते हैं, तो अगर किसी भी पेज के टॉप में और किसी पेज के बॉटम में अगर हमें कोई भी हेडिंग देनी है, कोई भी फुटर में कोई और कंटेंट टाइप करना है, तो हम हेडर फुटर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो हेडर फुटर ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसके थ्रू पेज को सक्सेसफुली मॉडिफाई किया जा सकता है या उससे एक मैनिपुलेट किया जा सकता है, उससे हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल शीट का यूज करते हैं तो एक्सेल शीट में यहाँ पर कभी भी हेडर फुटर शो नहीं होता है। तो हेडर फुटर हमेशा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में ही शो होगा। तो अगर हम अपने पेज के हेडर फुटर अप्लाई करना चाहते हैं तो हेडर फुटर अप्लाई करने के लिए आप पेज सेटअप ऑप्शन पे जाएंगे। पेज सेटअप ऑप्शन के यहाँ पर जो एक ब्लॉक आ रहा है, इस ब्लॉक पे क्लिक करो। या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्जिन ऑप्शन पे जाके कस्टम मार्जिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा जिसमें से आप शीट ब्लॉक को चूज कर सकते हैं। या इसके अलावा आप यहाँ पे जो एरो की आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एरो की पे क्लिक किया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो टैब आ रही है दैट इज ए पेज टैब। तो पेज टैब के थ्रू हम किसी पेज का ओरिएंटेशन सेट करते हैं कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। तो हम मानते हैं कि पेज का पोर्ट्रेट, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए। पोर्ट्रेट लेने के बाद आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आप A4 साइज चाहिए या और कुछ सी क्वालिटी आपको चेंज करनी है, चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है मार्जिन टैब। तो मार्जिन टैब के अंदर यहाँ पर मार्जिन आ रहे हैं कि आप पेज का मार्जिन कितना कितना सेट करना चाहते हैं, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के बाद थर्ड ऑप्शन आ रहा है हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर ऑप्शन का मतलब हमने अभी देखा था कि अगर किसी पेज के टॉप में और बॉटम में अगर हम कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकालते समय जिससे उसे आइडेंटिफाइड कर सकें, तो हेडर फुटर ऑप्शन को यूज करते हैं। तो हेडर ऑप्शन को यूज करने के लिए ये जो ब्लॉक आपके सामने आ रहा है दैट इज हेडर ब्लॉक, ये जो ब्लॉक आपके सामने आ रहा है दैट इज ए फुटर ब्लॉक। तो हेडर अप्लाई करने के लिए, फुटर अप्लाई करने के लिए हेडर ब्लॉक पे जैसे आप कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे तो कस्टम हेडर पे क्लिक करने के बाद 3 सेक्शंस होंगे, लेफ्ट, राइट और सेंटर ऑप्शन। तो आप लेफ्ट में डेट डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट में डेट आनी चाहिए तो आप डेट इंसर्ट करते हैं। सेंटर ऑप्शन के अंदर हमें पेज नंबर चाहिए तो हमने पेज नंबर इंसर्ट करा दिया, नंबर ऑफ पेज सॉरी पेज नंबर इंसर्ट कर दिया, पेज नंबर इंसर्ट किया। राइट एंड ब्लॉक के अंदर हम टाइम डालना चाहते हैं तो टाइम डाल दिया। ये तीनों चीजें अप्लाई करके आप ओके प्रेस करें। ओके प्रेस करने के बाद अगर फुटर में भी कुछ एडिंग करना चाहते हैं तो कस्टम फुटर पे क्लिक किया। जैसे ही फुटर पे क्लिक किया तो लेफ्ट सेक्शन के अंदर हमारा पेज नंबर आ रहा है, सेंटर में हम यहाँ पे टाइम देना चाहते हैं और ओके प्रेस किया। जैसे ओके प्रेस करोगे और इसको ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको हेडर फुटर शो नहीं होगा। अगर आप इस हेडर को देखना चाहते हैं, फुटर को शो करना चाहते हैं, तो देखने के लिए आप प्रिंट व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पेज के टॉप में और पेज के बॉटम में आपके सामने हेडर फुटर शो हो जाएगा। इट मीन्स कि हम एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्टली किसी शीट के ऊपर हेडर फुटर को शो नहीं कर सकते। तो इस हेडर फुटर को शो करने के लिए हम इस ऑप्शन को इस तरह से अप्लाई करते हैं। इसी ऑप्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसी ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है शीट ऑप्शन। तो शीट ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एरिया। जो हमने अभी प्रिंट एरिया साइड प्रिंट एरिया ऑप्शन देखा था वही ऑप्शन ये है, प्रिंट एरिया। तो इस प्रिंट एरिया ऑप्शन का मतलब हमने देखा था कि अगर हम किसी सेट प्रिंट एरिया को ऑप्शन को यहाँ से यूज नहीं करते तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कि हमें किसी सेलेक्टेड एरिया का ही प्रिंट आउट लेना है। तो हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कीजिए। जैसे ओके प्रेस कर प्रिंट आउट देखेंगे तो सिलेक्टेड डेटा का ही प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी किसी का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। अब इसी प्रिंट एरिया को हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए शीट पर जाके इस रेंज को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। बेटा इसी ऑप्शन के बाद इसी शीट के ऊपर यहाँ पे 3 ऑप्शंस और आते हैं। इन 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट और रो एंड कॉलम हेडिंग दैट इज ए चेक मार्क। तो अभी यहाँ पर चेक मार्क, ब्लैक एंड व्हाइट और रो एंड हेडिंग अनचेक है। तो इन ग्रिड लाइंस, इनका मतलब ये होता है कि जैसे आज हमारे पास ये एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट के बैकग्राउंड में, इस एक्सेल शीट के बैकग्राउंड में यहाँ छोटी छोटी लाइंस आ रही है। बट जब हम इस पेज का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो पेज का प्रिंट आउट निकालते समय हमारे पास जो पेज आ रहा है वो ब्लैंक पेज आ रहा है जिसके बैकग्राउंड में कहीं पर भी हमें लाइन वगैरह शो नहीं हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जब प्रिंट आउट निकले तो ये जो एरिया है इस एरिया की बैकग्राउंड लाइंस भी आनी चाहिए कि जितने एरिया में कंटेंट लिखा हुआ है उसका पूरा कंटेंट हमें बैकग्राउंड में शो होना चाहिए, लाइनें भी शो होनी चाहिए। तो अगर किसी भी एक्सेल शीट की बैकग्राउंड लाइंस को आप शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उन्हें देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए, विजिबल करने के लिए यहाँ पर जाइए, शीट ऑप्शन पे जाके ग्रिड लाइन को ऑन कर दो। जैसे ग्रिड लाइन ऑन किया और ओके किया, प्रिंट व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी कंटेंट हमने टाइप कर रखा है उस कंटेंट की अंडर में जितनी भी लाइंस आ रही है वो सारी लाइन हमें ग्रिड लाइन में शो होंगी।
प्लस अगर हम कंटेंट या इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, इन्फॉर्मेशन को यहाँ से बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्रिड लाइन भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से किसी पेज में जितना कंटेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन की बैकग्राउंड में जितनी लाइन्स आ रही है, उन लाइन्स को अगर हम शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उन लाइन्स को अप्लाई करने के लिए हम ग्रिड लाइन्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाई ब्लैक एंड व्हाइट। तो अप्लाई ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये है कि अभी हमारी शीट के ऊपर दो ही कलर चल रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर चल रहा है। मान लिया कि हमने अपनी शीट के यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, हमने शीट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब इस शीट पर जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट में हमें यहाँ पर येलो कलर शो हो रहा है, प्रिंट में येलो कलर हमें शो हो रहा है। हमें चाहते हैं कि इस येलो कलर को यहाँ से हटा दिया जाए, इट मीन येलो कलर शीट पर तो अप्लाई हो, लेकिन जब इस पेज का प्रिंट आउट निकाला जाए, तो प्रिंट आउट हमेशा से ब्लैक एंड व्हाइट में ही आना चाहिए और किसी कलर में नहीं आना चाहिए। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए पेज लेआउट पे गए, पेज लेआउट पे जाने के बाद आप शीट पे जाइए, शीट पे जाके आप यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट चूज कर दीजिए, ग्रिड लाइन की जगह क्या चूज कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट चूज करो। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो आपकी शीट पर जो भी कलर है वो कलर आपको यहाँ पर शीट पर दिखाई देगा, लेकिन जब प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो उसमें कलर कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट हेडर एंड फूटर, सॉरी हेडर लाइंस, टाइटल लाइंस। तो प्रिंट टाइटल का मतलब होता है कि जब आप इस पेज का प्रिंट आउट देते हैं, तो इस शीट का जो हेडर ऑप्शन है वो ये है, और फुटर ऑप्शन है, सॉरी जो ये लाइन नंबर्स हैं ये हमारे लिए कॉलम हेडर्स हैं, रो हेडर्स हैं, और ये हमारे लिए कॉलम हेडर्स हैं। लेकिन जब हम किसी शीट का प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो हमें कहीं पर भी ABCD और 1 2 3 4 जो नंबर्स आ रहे हैं, टाइटल्स हैं, वो टाइटल्स शो नहीं हो रहे। हम चाहते हैं कि हमारी शीट के ऊपर टाइटल्स भी डिस्प्ले होने चाहिए। तो टाइटल को भी डिस्प्ले करने के लिए शीट पर जाकर हम अगर इस वाले ऑप्शन को चूज कर देते हैं, रो कॉलम हेडिंग को चूज कर देते हैं, तो ओके प्रेस करने पर ये हेडिंग्स भी आपकी हमेशा प्रिंट आउट में आएंगी। इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। इस ऑप्शन को हम इस तरह से यूज में ले सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद इस मेरा ये टॉपिक यहाँ पे और ये सेशन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बेटा इसी सेशन के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, नेक्स्ट सेशन आता है, दैट इज ए प्रिंटिंग ग्रिडलाइंस हेडलाइंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है मैनेजिंग वर्क व्यूज। मैनेजिंग वर्क व्यू का मतलब ये है कि अगर हम अपनी शीट को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में विजिबल करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो किसी भी शीट को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में देखने के लिए हम व्यू ऑप्शन पे जाएंगे। व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद पहला जो व्यू आ रहा है दैट इज अ नॉर्मल व्यू, जिसमें हम बेसिकली वर्किंग करते हैं। अगर हम इस पेज को इस तरह से व्यू में नहीं देखना चाहते, पेज लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं, तो पेज लेआउट व्यू में देखने के लिए पेज लेआउट पे क्लिक करो। जैसे ही पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपका व्यू इस तरह से पेज लेआउट व्यू दिखाई देगा, जिसमें हर पेज आपका सेपरेट सेपरेट होगा। इसी व्यू के बाद नेक्स्ट व्यू आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब होता है कि अगर हम किसी पेज का ब्रेक व्यू देखना चाहते हैं कि जिसमें हमें सारे लाइन नंबर्स वगैरह भी डिस्प्ले हो जाए, तो हम इस व्यू को हम कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसी पेज ब्रेक प्रीव्यू के बाद नेक्स्ट व्यू आता है कस्टम व्यू। तो कस्टम व्यू का मतलब होता है कि अगर हम किसी पेज को, किसी कंटेंट या किसी इंफॉर्मेशन को एक नेम देना चाहते हैं, उस नेम को हम कभी भी रिप्लाई कॉल करके कभी भी एक्सेस कर सके, तो उसे कहते हैं कस्टम व्यू। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने इस शीट को यहाँ सेलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद कस्टम व्यू पे गए, और कस्टम व्यू पे जाने के बाद मैंने ऐड ऑप्शन का यूज करके इसको एक नेम दे दिया, ए नेम दे दिया। ए नेम देने के बाद जैसे आप ओके प्रेस कर दोगे, अब ओके प्रेस करने के बाद अगर आपका कर्सर इस शीट में कहीं पर भी हो और आप अपने फर्स्ट पेज पर जंप करना चाहते हैं, उस व्यू को देखना चाहते हैं जो आपने नेम दिया था, तो यहाँ पर कर्सर रखने के बाद कस्टम व्यू पे क्लिक करो। कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद ए को सिलेक्ट किया, ए सिलेक्ट करके जैसे आप शो करोगे, तो शो करने पर ऑटोमेटिकली आपका कर्सर उस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। इट मींस कि आप किसी पेज को एक नेम दे सकते हैं और नेम देके उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट व्यू आ रहा है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, कि आप किसी पेज को फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में विजिबल कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा टॉपिक होता है, नॉर्मल सा सेक्शन होता है कि हमारे पास जो व्यू होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू एंड फुल व्यू। तो इसी ऑप्शन के बाद हमारा इस नेक्स्ट सेशन आता है। उस सेशन के अंदर टॉपिक आ रहा है अप्लाइंग सेल एंड रेंज नेम की सेशन 7, दैट इज ए अप्लाइंग सेल एंड रेंज नेम्स। तो इस अप्लाइंग सेल एंड नेम रेंज का मतलब होता है कि जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं, तो हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला या फंक्शन लगाने के लिए हमारे पास उस एक्सेल शीट में जिस लाइन या जिस कॉलम, जिस रो पे हम फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं,
उसकी रेंज हमें अवेलेबल होनी चाहिए, बिना रेंज के हम उसे यूज में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर इस एक्सेल शीट के ऊपर इस शीट में मुझे इन सभी वैल्यूज का सम करना है, तो सम करने के लिए मैंने इक्वल टू सम फंक्शन का यूज किया। सम फंक्शन का यूज करने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे C4 से लेकर C11 तक वैल्यू का सम करना है। तो C4 से लेकर C11 तक वैल्यू का सम करने के लिए मैंने यहाँ पर रेंज लिखी C4 कोलन C11। ये रेंज लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया और मैंने एंटर प्रेस किया, तो इन वैल्यू का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इन वैल्यू का क्या हो गया, सम हो गया और एडिशन हो चुका है। अब मैं इसी वैल्यू को वापस सम करना चाहता हूं, तो इन वैल्यू का सम करने के लिए मैं यहाँ पर गया और मैंने ऑटो सम फंक्शन का यूज किया। तो ऑटो सम पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रेंज आ जाएगी और मेरा सम हो जाएगा। तो इट मीन्स कि मैं सम फंक्शन का यूज करके वैल्यू को सम कर रहा हूँ। लेकिन मतलब जब मैं इन वैल्यूज को सम कर रहा हूँ तो मुझे इस सम करने के लिए मैंने पहले रेंज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने C4 लिखा, इट मीन C कॉलम C4 से लेकर C11 तक की वैल्यू को मुझे सम करना है। तो हर बार मुझे इस सेल के नेम को लिखना पड़ रहा है। अगर मैं यही फॉर्मूला मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ मुझे वापस रेंज देनी पड़ेगी। यही फॉर्मूला मुझे यहाँ से हटाकर यहाँ अप्लाई करना, तो यहाँ मुझे वापस रेंज देनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं अगर एक ही रेंज को बार बार यूज कर रहा हूँ तो मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है, मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों ना काम किया जाए कि किसी भी रेंज को एक नेम दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए, और नेम देके उसे मैं कहीं पर भी मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम सेल को कोई भी और किसी रेंज को, किसी सेल को, किसी रेंज को हम कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, तो इस चीज को यूज करने के लिए सबसे पहले केस में आप फॉर्मूला पे जाइए। फॉर्मूले पे जाने के बाद डिफाइन नेम ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही डिफाइन नेम ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक ब्लॉक ओपन होगा। इस ब्लॉक के अंदर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। उन 4 ऑप्शन के अंदर नेम, स्कोप, कमेंट एंड रेफर टू आ रहा है। तो नेम ऑप्शन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे वो नेम प्रोवाइड करो जो नेम आप किसी शीट को प्रोवाइड करना चाहते हैं। वर्कबुक यहाँ पे स्कोप का मतलब ये है कि ये जो नेम है वो पूरी शीट में कहाँ कहाँ पर यूज आएगा उस जगह हम एक्सेस कर सकते हैं। शीट पर देना चाहते हैं, पूरी वर्कबुक में देना चाहते हैं, पर्टिकुलर शीट पर देना चाहते हैं। कमेंट ऑप्शन के अंदर आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं जिससे उसे याद रखा जाए। रेफर टू ऑप्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर वो रेंज लिखी जाएगी कि किस रेंज को आप इसे रेफर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस वाली रेंज को कोई नेम देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ नेम दे दिया फर्स्ट देने के बाद, या इंग्लिश, यहाँ पे नेम दे दिया मैंने इंग्लिश देने के बाद, यहाँ इंग्लिश नेम देने के बाद मैंने यहाँ से स्कोप वर्कबुक ले लिया और यहाँ से शीट का एरिया सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट करके मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज को नेम देना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे तो इसका नाम क्या हो गया, इंग्लिश नेम हो गया। अब मुझे मैथ्स को भी नेम देना है, तो मैथ्स को नेम देने के लिए डिफाइन नेम पे क्लिक किया। जैसे ही डिफाइन नेम पे क्लिक करोगे तो इसको मैंने नेम दे दिया मैथ्स देने के बाद यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक एरिया सेलेक्ट कर लिया और एरिया सेलेक्ट करके मैंने इसको ओके प्रेस कर दिया। इट मीन्स मैंने इस वाली सेल को नेम दे दिया इंग्लिश, इस वाली सेल को नेम दे दिया मैथ्स। अब मैथ्स नेम देने के बाद मुझे यहाँ पर इन दोनों सेल की जितनी भी रेंज है इन सबका सम करना है। तो सम करने के लिए इक्वल टू प्रेस किया। इक्वल टू प्रेस करने के बाद सम फंक्शन का यूज में लिया। सम फंक्शन यूज करने के बाद जहां हम रेंज पास कर रहे थे या उसकी जो कॉलम और रो की वैल्यू पास कर रहे थे, तो हम यहाँ पे नेम का भी यूज में ले सकते हैं कि हम इंग्लिश और मैथ्स की दोनों वैल्यू को टोटली कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन करने के लिए सम इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा ENG इंग्लिश आ गया यहाँ पर इंग्लिश। देन मुझे इसका सम करना है, मैथ्स के साथ में सम करना है, तो बीच में क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगा के यहाँ में लिखा ATHS, मैथ्स लिखा, मैथ्स बन गया, ब्रैकेट बंद किया। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने पर इसकी पूरी रेंज और इसकी पूरी रेंज, दोनों रेंज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ सिर्फ आपको इंग्लिश की वैल्यू प्रिंट करानी है, कोई वैल्यू आपको कुछ और शो कराना है, तो आप यहाँ पे वापस सम करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू लगाया। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर आपको रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे लिखो इंग्लिश माइनस मैथ्स। जैसे एंटर प्रेस करोगे एरर आएगी क्योंकि दोनों में से माइनस हो नहीं सकता। हम इसको सम की तरह यूज नहीं करना चाहते, या हम इस जो टोटल आ रही है, जो वैल्यूज आ रही है, उसको सम करना चाहते हैं। तो सम करने के लिए सम लिखा, सम लिख के ब्रैकेट ओपन किया। अब एक एक रेंज को यहाँ पे C4 से लेकर C11 तक लिखने की बजाय हम यहाँ पे इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इंग्लिश लिखा, तो एक नेम प्रोवाइड हो गया, कॉलन
मैच को करना चाहते थे, यहाँ पे मैच लिखा कॉलन, ब्रैकेट बंद करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे यहाँ सबका सम हो जाएगा। अगर आप इस नेम को क्रॉस टैली करना है तो क्रॉस टैली करने के लिए यहाँ पे कर्सर रखो, इसका ऑटो सम कर दो, इसको भी यहाँ पे कर्सर रखो, इसको ऑटो सम कर दो। अब इन दोनों का ऑटो सम कितना आ रहा है 724 आ रहा है, इन दोनों का सम करना चाहते हैं तो इक्वल टू दिस प्लस दिस। जैसे एंटर प्रेस किया कितना आउटपुट आ रहा है 1448 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1448 आ रहा है। इट मींस कि इन दोनों वैल्यू की जो टोटल वैल्यूज आ रही है उन टोटल वैल्यू का सम यहाँ पे क्या आ रहा है 1448 आ रहा है। तो बेनिफिट ये प्रोवाइड होगा कि हम किसी भी रेंज को एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं और उस रेंज को हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन के बेस पर, किसी रिट्रीव करने के बेस पर, कहीं पर शो कराने के बेस पर उस वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह से हम वैल्यू को यूज में ले सकते हैं, दैट इज ए डिफाइन नेम रेंज। तो इस तरह से इस वैल्यू को यूज में लिया जाता है। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपके साथ में एक वर्कशीट शेयर करूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे घर पे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी और एक वर्कशीट और दूंगा जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसे आप नोटबुक के अंदर स्टोर करेंगे या उसे राइट डाउन करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।